हेलो एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर, द्रव अवस्था या लिक्विड स्टेट। तो पहले देखते हैं कि द्रव अवस्था में अणुओं के बीच में किस तरह के फोर्सेस, आकर्षण बल प्रेजेंट रहते हैं, यानी अंतर आणविक बलों की हम बात करेंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या अंतर आणविक बल केवल ध्रुवीय अणुओं के बीच में ही नहीं होते हैं, बल्कि उदासीन अणुओं के बीच में भी होते हैं। और अणुओं के बीच में, द्रव के अणुओं के बीच में आकर्षण बल है। ये हम इवन गैसियस स्टेट में भी अणुओं के बीच में आकर्षण बल है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। और क्योंकि गैसों का, सभी गैसों का द्रवीकरण होता है, लिक्विफेक्शन होता है, ये अपने आप में एक प्रूफ है कि अणुओं के बीच में आकर्षण बल प्रेजेंट है। तो देखते हैं कि किस तरह के अंतराण्विक बल जो हैं वो हो सकते हैं अणुओं के बीच में। तो पहला जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अंतराण्विक बल द्विध्रुव अंतरक्रिया के कारण, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण। तो डाइपोल या द्विध्रुव जो है वो क्या होता है? ऐसा अणु जिस पर दो ध्रुव होते हैं, दो पोल्स होते हैं, यानी एक एंड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एंड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह के अणु को हम कहते हैं द्विध्रुव या पोलर मॉलिक्यूल, जिसमें एक डाइपोल होता है। जो पोलर मॉलिक्यूल है उन पर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होते हैं वो, लेकिन उनमें दो अपोजिट और इक्वल चार्जेस दो एंड्स पर रहते हैं। मॉलिक्यूल एज अ होल न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है। तो इनमें किस तरह के आणविक बल होंगे, किस तरह का आकर्षण बल होगा? क्योंकि अणु का एक एंड पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, इसलिए अगर उनका ओरिएंटेशन ऐसा हो कि एक अणु का पॉजिटिव एंड दूसरे अणु के नेगेटिव एंड के पास आए, तो उन दो अणुओं के बीच में आकर्षण बल उत्पन्न होगा। ओरिएंटेशन किसी भी तरह का हो सकता है, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं तो ओरिएंटेशन जो है वो रैंडम होगा, कभी पॉजिटिव के पास नेगेटिव, कभी पॉजिटिव के साथ पास पॉजिटिव। लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो जहाँ पर अट्रैक्शन फोर्सेस हाईएस्ट होते हैं, उसी तरह के ओरिएंटेशंस जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। क्योंकि आपको मालूम है कि आकर्षण बल जो है वो एनर्जी में, ऊर्जा में कमी लाता है, स्थायित्व लाता है सिस्टम में। इसलिए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसी तरह से ओरिएंट होते हैं जिस तरह से उनके आकर्षण बलों में वृद्धि हो। अधिकतम जहाँ आकर्षण बल हो, ओरिएंटेशन वही प्रेफरेबल होता है। तो इस केस में जहाँ एक डाइपोल और दूसरे डाइपोल के बीच में आकर्षण बल है, वो आकर्षण ऊर्जा जो है वो हम यहाँ जो दे रखा है इस एक्सप्रेशन से हम बता सकते हैं। UO इज इक्वल टू -2 म्यू रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 R रेज टू द पावर 6 KT। यहाँ पर जो म्यू है वो है डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। R है अणुओं के बीच में जो दूरी है, दो अणुओं के बीच की दूरी। और स्मॉल k है बोल्ट्जमान गैस कांस्टेंट। कैपिटल T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो आकर्षण ऊर्जा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R रेज टू द पावर 6 के, यानी U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R रेज टू द पावर -6। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे दूरी अणुओं के बीच बढ़ती है, वैसे वैसे आकर्षण बल बहुत तेज़ी से घटता है। मान लीजिए दूरी 2 गुना बढ़ गई। अगर दूरी 2 गुना बढ़ी है तो आकर्षण बल में जो कमी आएगी वो होगी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 64 गुना। तो 2 गुना दूरी बढ़ने से आकर्षण बल में 64 गुना कमी आ जाती है। इसका मतलब ये जो बल है, ये जो अंतरक्रिया है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये लघु परास के बल हैं। दूरी
बढ़ने के साथ ही बहुत तेज़ी से इस आकर्षण बल में कमी आती है। दूसरी बात, यहाँ पर हमने माइनस साइन देखिए आप, -2μ⁴ है। ये जो माइनस साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ऊर्जा, ये बल किस तरह का है, ये आकर्षण बल है। तो आकर्षण बल के लिए माइनस साइन लगाया गया है। और अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, जो हमारे पास सब्सटेंस है उसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये धीरे धीरे इस तरह के बल में कमी हो जाती है। दूसरी टाइप का जो फोर्स है, जो अंतरक्रिया है, वो है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतरक्रिया। यानी एक मॉलिक्यूल जो है वो तो पोलर है, उसके पास डाइपोल है, लेकिन दूसरा जो है मॉलिक्यूल वो न्यूट्रल है। अब एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में किस तरह से इंटरेक्शन होगा कि एक जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं है किसी भी एंड पर, जब ऐसा मॉलिक्यूल किसी डाइपोल के, किसी ध्रुवीय अणु के संपर्क में आता है तो क्या होगा कि मान लीजिए डाइपोल मॉलिक्यूल जो है उसका नेगेटिव एंड किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के संपर्क में आया, पास में आया, तो उसका नेगेटिव एंड जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और नेगेटिव डाइपोल के पास वाला जो एंड है न्यूट्रल मॉलिक्यूल का वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि वहाँ पर आवेश जो है वो असंतुलित हो गया। नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव एंड से दूर चले गए। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसका वो वाला एंड जो नेगेटिव डाइपोल के पास था वो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और दूसरा एंड नेगेटिवली चार्ज। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये उदासीन था, ये नॉन पोलर था, लेकिन एक डाइपोलर मॉलिक्यूल के संपर्क में आने से, उसके पास में आने से ये भी अब एक डाइपोल में कन्वर्ट हो गया। ये द्विध्रुव जो है ये ओरिजिनली नहीं था, लेकिन ये प्रेरित हो गया एक द्विध्रुव के संपर्क में आने से। तो इस तरह की अंतरक्रिया जो है वो कहलाएगी द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतरक्रिया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। एक मॉलिक्यूल जो कि डाइपोलर था, जो पोलर मॉलिक्यूल था, दूसरा जो कि नॉन पोलर था लेकिन उसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो गई डाइपोल के कारण। अब कितना आकर्षण बल होगा ऐसे एक पेयर के बीच में, वो डिपेंड करता है दो बातों पर। एक तो जो पोलराइज कर रहा है, जो ध्रुवणता ला रहा है उदासीन मॉलिक्यूल में, उसका खुद का द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, उसका डाइपोल मोमेंट कितना है पोलराइज करने वाले मॉलिक्यूल का। और दूसरी बात कि जो पोलराइज हो रहा है उसमें पोलराइज होने की कैपेसिटी कितनी है। तो दोनों बातों पर निर्भर करेगा कि आकर्षण बल कितना होगा। जितना डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा पोलर मॉलिक्यूल का, उतना आकर्षण बल ज़्यादा होगा, और जितनी पोलराइज होने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, उतना आकर्षण बल ज़्यादा होगा। तो इस तरह के इंटरेक्शन से जो आकर्षण बल उत्पन्न होता है वो, यहाँ पर जो ऊर्जा है वो हम यहाँ दिखा रहे हैं UI से। UI इज इक्वल टू -2α μ²/r⁶। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो परिणामी बल जो है, आकर्षण बल जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r⁻⁻6 के। तो दूरी के बढ़ने के साथ साथ अणुओं के बीच में जैसे ही थोड़ी सी दूरी बढ़ती है आकर्षण बल बहुत तेज़ी से घटता है। यहाँ जो अल्फ़ा है ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी मतलब पोलराइज प्लस एबिलिटी। पोलराइज होने की एबिलिटी कितनी है, ध्रुवित होने की क्षमता कितनी है नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, वो है अल्फ़ा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें द्विध्रुव नहीं होता है वो, उनमें किस तरह का इंटरेक्शन हो सकता है, उसका एक टाइप ये है। तीसरी तरह का इंटरेक्शन हो सकता है प्रेरित द्विध्रुव अंतरक्रिया के कारण, यानी इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन।
मॉलिक्यूल्स उदासीन हैं, नॉन पोलर हैं, उनमें ध्रुवणता नहीं है, लेकिन फिर भी वो द्रवित होते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इवन जो नोबल गैसेस हैं, उत्कृष्ट गैसें हैं, वो भी द्रवित होती हैं। ये अपने आप में एक प्रूफ है कि उनके अणुओं के बीच में भी आकर्षण बल है। इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो कि नॉन पोलर हैं, उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो बल कहलाता है वॉन डेर वाल बल या लंदन बल या परिक्षेपण बल। वॉन डेर वाल फोर्स या लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस, ये किस तरह से उत्पन्न होते हैं, वो अंतरक्रिया कैसे या वो आकर्षण बल कहाँ से आते हैं, उसके लिए इसको एक्सप्लेन किया था सबसे पहले लंदन ने। उन्होंने ये कहा कि जो अणु है, कोई भी अणु लोएस्ट एनर्जी स्टेट में हो, वो ग्राउंड स्टेट में हो, तो भी उसमें कुछ ऊर्जा होती है जिसे हम कहते हैं ज़ीरो पॉइंट एनर्जी, शून्य बिंदु ऊर्जा। जो ग्राउंड स्टेट में भी, लोएस्ट एनर्जी स्टेट में भी कुछ ऊर्जा उनमें होती है। अब ये ऊर्जा जो है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑसिलेट करते रहते हैं नाभिक के सापेक्ष। तो इलेक्ट्रॉनों का जो कंपन है, अब कंपन के कारण क्या है कि वो डिस्प्लेस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसके कारण ये पॉसिबल है कि किसी भी एक क्षण में, किसी भी एक सेकंड, जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक पार्ट में और नेगेटिव चार्ज जो है वो किसी दूसरे पार्ट में इकट्ठा हो जाए। तो जो चार्ज है वो उसमें डिसबैलेंस हो जाता है, असंतुलन हो जाता है। किसी एक अणु के एक पार्ट में पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पार्ट में नेगेटिव चार्ज, एक मोमेंट के लिए, एक सेकंड के, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, और उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो अणु अपने पास वाले अणु को भी चार्ज को डिसबैलेंस कर देता है। उसका नेगेटिव एंड पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा, तो पॉजिटिव एंड अपने पास ले आएगा और अपोजिट साइड में नेगेटिव एंड आ जाएगा। तो उस एक पर्टिकुलर मोमेंट पर एक उदासीन अणु जिसमें आवेश का असंतुलन हुआ, वो टेम्परेरीली एक पोलर मॉलिक्यूल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और उस एक सेकंड में, उस एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी डाइपोलर बना देता है। तो ऐसे समय में उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो कहलाता है इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और उसकी ऊर्जा हमने यहाँ UD से दी है। UD इज इक्वल टू -3h न्यू नॉट अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r⁻⁶। तो यहाँ भी ये जो ऊर्जा है वो r⁻⁻⁶ के प्रोपोर्शनल है। न्यू नॉट जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी है मॉलिक्यूल की, अभिलाक्षणिक आवृत्ति। तो ये हुआ प्रेरित द्विध्रुव। तो इस तरह से हम सभी तरह के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो पोलर हो या ना हो। तो इन सभी में हमने देखा कि जो आकर्षण बल हैं वो r⁻⁻⁶ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो जैसे जैसे अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे उनके आकर्षण बल में बहुत तेज़ी से कमी आती है। लेकिन अगर दो अणु के बीच की दूरी इतनी कम हो जाए कि उनके इलेक्ट्रॉन्स और उनके न्यूक्लियाई आपस में एक दूसरे को रिपेल करने लगें, तब अणु जो है वो उनके बीच में आकर्षण की बजाय प्रतिकर्षण बल प्रभावी हो जाते हैं। एक मिनिमम डिस्टेंस दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ऐसा होता है जब उससे और अधिक निकट आने पर दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। और ये प्रतिकर्षण ऊर्जा जो है वो होती है UREP से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। UREP रिपल्शन इज इक्वल टू K/r⁹ यहाँ n की वैल्यू जो है वो है 9 से 12 के बीच में। r⁻n जो है n की वैल्यू 9 से 12 के बीच में होती है। तो यानी U रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻⁻9 से लेकर r⁻⁻12 तक। तो बहुत ज़्यादा पास जब ये आ जाते हैं तब ये
प्रभावी होता है। तो दो तरह के फोर्सेस हुए, आकर्षण बल जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r⁻⁻⁶ के, और प्रतिकर्षण बल जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r⁻⁻9 से लेकर -12 तक। तो कुल अंतराण्विक ऊर्जा जो है वो इन दोनों का टोटल होगा, सम होगा। तो U इज इक्वल टू -AR⁻⁻6 प्लस BR⁻⁻n। A और B कॉन्स्टेंट्स हैं, और फर्स्ट जो टर्म है -AR⁻⁻6 ये अट्रैक्शन फोर्सेस को बता रही है। सेकंड टर्म जो है BR⁻⁻n ये रिपल्सिव फोर्सेस को बता रही है। और अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उस केस में केवल जो थर्ड इंटरेक्शन है, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो उस केस में A जो है वो हो जाएगा 3H न्यू नॉट अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर। 4 R6 तो ऊपर है ही। तो ये उस केस में अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो केवल डिस्पर्शन फोर्सेस ही इफेक्टिव रहेंगे। तो जो थर्ड केस में हमने UD किया था, ये अट्रैक्शन फोर्सेस केवल उसके कारण होंगे। तो टोटल जो एनर्जी है वो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। थैंक यू।